हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पीस प्राइज़ 2020 को। जितने भी नोबेल प्राइजेस मिले हैं सबसे रिलेटेड एक वीडियो आएगा और हम इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। पहला तो हमारा प्रीलिम्स होना है, तो किसको मिला है, लास्ट ईयर किसको मिला था, किस चीज़ के लिए मिला था, ये सारी चीज़ें। एंड देन दिसंबर में 64th बीपीएससी का इंटरव्यू होना है, तो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, मेडिसिन हो, केमिस्ट्री हो, पीस हो, लिटरेचर हो, तो सबके लिए नोबेल पीस प्राइज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ किसको मिला है ये नहीं, इन डेप्थ नॉलेज, स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है कि कौन से क्षेत्र में उनको मिला है। तो एक एक करके हर नोबेल प्राइज़ पे वीडियो आएगा जिस पे हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि ये इस बारी का नोबेल पीस प्राइज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, तो अगर मेंस में सवाल माल न्यूट्रिशन से आए, फूड इनसिक्योरिटी से आए, तो हम उसको एज अ फोटो पॉइंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि किसको मिला है, देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कार्य क्या रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। डेट ऑन हंगर मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारा मेंस होना है, तो अगर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंट्रोडक्शन हम कुछ डेटा को नोट करके लिख सकते हैं या फिर एंड में, तो इसीलिए मैंने इस यहाँ पे डेटा को ऐड किया है। देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में इंडिया का क्या योगदान रहा है, इंडिया कहाँ पे है, कैसे मैनेज करता है, कोविड-19 एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, चुनौतियाँ क्या है और आगे का राह क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ इस बार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका कार्य है हंगर से लड़ना। जो भी जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी संघर्ष प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पे शांति के लिए योगदान देना, वहाँ पे शांति बनाए रखना, युद्ध और संघर्ष में भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने से रोकने के प्रयासों में एक तरह से योगदान देना। तो इनका मेनली जो काम है वो यही है कि एक तो भूख से लड़ना, दूसरा जो भी संघर्ष प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे शांति स्थापना करने की कोशिश करना, और भूख को अगर कोई हथियार के तौर पे यूज़ कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करना। जैसे कि अभी यमन में वॉर हो रहा है, तो सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे एम्बार्गो लगा दिया है ताकि कोई भी शिप आ जा ना पाए। तो इस सिचुएशंस में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है उनका जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चयन के माध्यम से नोबेल समिति ने विश्व के उन लाखों लोगों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है जो भूखमरी से पीड़ित हैं या उसके खतरे का सामना कर रहे हैं। 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना के बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 28वां ऐसा संगठन है जिसे यह सम्मान दिया गया है, और ये ऐसा 12वां मौका है जब संयुक्त राष्ट्र इसकी किसी एजेंसी या उससे जुड़े किसी व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड किसी एजेंसी या किसी पर्सन को अवार्ड प्रदान करने वाला ये कौन सा है, 12वां मौका है। और ओवरऑल किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी संगठन को जब नोबेल शांति प्राइज़ मिला है 1901 से अब तक, उसमें ये 28वां ऐसा संगठन है जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उनके जो फर्स्ट हेड थे लॉर्ड जॉन बर्ड, और उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1949। उनका एक कोट है जो आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू माल न्यूट्रिशन, फूड इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि पीस कैन नॉट बी बिल्ट ऑन एम्प्टी स्टमक, शांति की स्थापना जो खाली पेट है उस पे नहीं हो सकती। तो ऐसे संदर्भ में इसको शांति पुरस्कार देना एक बहुत कुछ दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ पे एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अब हम बात करते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। और ये फुल फ्लेजेड यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम तक कब बना था, इन द ईयर 1965। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। और इसका एक कार्यकारी बोर्ड होता है यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जहाँ पे 36 सदस्य देश शामिल होते हैं, और सबका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो इसकी स्थापना के कुछ माह बाद ही 1962 से ही उत्तरी ईरान में बोहिश जैरा शहर है, वहाँ पे भूकंप आया था। तब से ही इन्होंने जो है अपना कार्यभार जो संभाला था, जैसे कि गेहूँ, चीनी इत्यादि को उपलब्ध कराना। और ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आए हैं, चाहे वो थाईलैंड हो, अल्जीरिया हो, सूडान हो, सारे कंट्रीज़ में ये इसी तरह का काम करती है। जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ पे ये अन्न पहुँचाने का काम करती हैं। अगर हम
खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की भूमिका की बात करें तो हमको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो कहता है जीरो हंगर के बारे में, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये जो फूड प्रोग्राम है, ये जो फूड प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये टारगेट अचीव करना है जीरो हंगर बाय द ईयर 2030, तो ये जो प्राइमरी यूएन की जो प्राइमरी एजेंसी है, इसका काम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। करेंटली ये दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो भूखमरी से लड़ रही है। 2019 में ही इसने कम से कम 97 मिलियन पीपल को जो है वो अन्न मुहैया कराया है। इसके जो 88 जो है इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो इस तरह के काम भी करती हैं, जैसे कि गुड सर्विसेज प्रोवाइड करना, शांति की स्थापना करना इत्यादि। अब हम बात करते हैं डेटा ऑन हंगर, जो कि मैंने आपको कहा कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉलो पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अभी ऑलमोस्ट 690 मिलियन हंग्री पीपल हैं अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें से 60% लोग जो हैं वो ऐसे जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे कोई युद्ध चल रहा है या संघर्ष चल रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल येमेन का रिपोर्ट तो ऐसा है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं, वहाँ पे जो भुखमरी है वो इस मैग्नीट्यूड पे है कि किसी को अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा। एक तो वहाँ पे एम्बार्गो लगा हुआ है और एक बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो एक डायरेक्ट लिंक बनता है क्या कि जिस देश में संघर्ष चल रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वहाँ पे भूखमरी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें तो कोविड-19 की वजह से भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि लोगों की जो आमदनी है वो कम हो गई है, जो खाद्य हैं, जो फूड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गया है, जो बिज़नेस के जो ट्रेड्स हैं, तो इस वजह से कहना है, एक अनुमान है कि जो भूखमरी की समस्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। हम एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल सिचुएशन में रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स रोल इन इंडिया। इन्होंने इंडिया में क्या काम किया है। तो इंडिया में सिंस 1963 जो है ये काम कर रहे हैं। इनका जो मेनली फोकस है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि टीपीडीएस, इसमें जो है रिफॉर्म, इसमें सुधार मुहैया कराना, जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होती है उनमें अपना जो योगदान देना, कुछ इनपुट्स देना, टेक्निकल असिस्टेंस देना, ताकि जो लोगों तक जो खाने का जो पहुंच है वो बढ़ सके। इसके साथ साथ इन्होंने एक प्रपोज किया है, एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक इनिशिएटिव, इसका नाम है ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। अगर शॉर्ट में बात करें तो अन्नपूर्ति एंड मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स। तो मोबाइल मतलब जो चल फिर सके, तो एक ऐसा स्टोरेज यूनिट जो मोबाइल हो, ताकि ये जो टीपीडीएस है इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो अन्नपूर्ति के अंतर्गत ये होगा कि किसी का भी जो कोटा है कि आप इतना अनाज ले सकते हैं एक महीने के लिए, तो वो अपने दिन के किसी भी टाइम में वो आके इतना अनाज ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक पायलट बेसिस पे एक प्रोग्राम था जिसमें राइस फोर्टिफिकेशन, यानी कि कोई राइस का दाना है तो इसमें आयरन डालना, विटामिन ए डालना, जब हम इसको बहुत सारे विटामिन से इसको और भी ज़्यादा हेल्दी या न्यूट्रिशियस बनाते हैं किसी भी ग्रेन पार्टिकल्स को, तो उसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो ये एक इस तरह के प्रोजेक्ट में भी शामिल है और इस तरह का जो राइस है वो मिड डे मील में यूज़ किया जाएगा। पेंडेमिक के टाइम पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सेंटर और स्टेट दोनों के साथ मिलकर काम किया है। ये एक तरह का गाइडलाइंस भी बना रही है कि स्कूल जो वापस से जब खुलेंगे आफ्टर कोविड-19 तब किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए। और एक एग्जांपल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है उत्तर प्रदेश के स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से, ताकि ये टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके, एक जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्शन यूनिट है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। अब हम बात करते हैं कोविड-19 और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि नोबेल समिति के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया में भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। रीज़न बीइंग सैलरी नहीं आ भी रही है, तो जो फूड्स है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गया है। येमेन, कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, सूडान, बर्किना फासो, सारे के सारे अफ्रीकन नेशंस का यहाँ पे नाम लिया गया है। वहाँ पे हिंसक झड़प हो रही है, जिस वजह से एक तो कोविड-19 प्लस वहाँ पे ऑलरेडी जो है संघर्ष चल रहा है, जिस वजह से भूखमरी की जो समस्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और वैश्विक मंदी भी हो रही है, जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, जो इनसिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पे एक और बात कही गई है कि किस तरह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कोविड-19 के टाइम पे लोगों को राहत देने का कार्य कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बनारस का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ एक एमओयू साइन किया है कि किस तरह से 18 जिलों में हेल्दी जो इकाई है, पोषण उत्पादक इकाई, उसकी वो स्थापना करेंगे। इसके तहत ये आंगनवाड़ी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे।
उसके बाद जो स्वचालित अन्न वितरण मशीन है उसके प्रयोग के लिए भी इन्होंने अपना जो इनपुट है वो दिया है। तो इस तरह से ये अपना इनपुट देते रहते हैं, वेदर इट बी पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फिर लोगों तक अनाज कैसे पहुंचाया जाए, गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है कोविड-19 के टाइम पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। तो अब आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो देखिए, इतना पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जहाँ पे भी संघर्ष है, जहाँ पे भी युद्ध है, वहाँ पे भूखमरी की समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है और वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकेंड को पूरा करना है बाय 2030, तो सबसे पहले तो हमें शांति स्थापित करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यमन में वॉर हो रहा है, अभी कज़ाकिस्तान में वॉर हो रहा है, अर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में वॉर हो रहा है। तो इस तरह के जो वॉर जोन्स होते हैं वहाँ पे हमें एक तरह से पूरे वर्ल्ड को लोगों से अपील करनी चाहिए कि शांति की स्थापना हो। सेकेंड थिंग जो है यहाँ पे वो ये कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो फंडिंग है वो बहुत ही कम होती है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है तो जो फंडिंग है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। एक और चीज़ जो चैलेंज है वो ये है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे। मैंने सोचा है कि क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चर का क्लाइमेट चेंज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ये हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खैर वो किसी अगले वीडियो में। तो क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उससे लड़ने के लिए R&D वगैरह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को करने की आवश्यकता है। फोर्थ थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि लोकतंत्र जो है उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। एक चीज़ जो कही गई थी आर्टिकल में वो ये कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में कोई भी अकाल नहीं देखा गया है मेजर, बट चाइना में देखा गया है। कारण क्या हो सकता है? इंडिया में क्या है? प्रेस की आज़ादी है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर कहीं पे एक रिपोर्ट आ जाए कि यहाँ पे कोई भूख से मर गया तो इतना हल्ला हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो सरकार जो होती है वो हमेशा ही इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती है कि कम से कम भूखमरी की वजह से किसी की भी जान ना जाए। इतने सारे स्कीम्स हमारे देश में चल रहे हैं एंड ये मुहैया कराया जाता है कि कोई भी खाली पेट ना सोए। पर चाइना में ऐसा नहीं है। एक तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल है एंड वहाँ अभी भी अकाल से लोग जूझते हैं। तो एक चीज़ जो लिंक होती है कि अगर जिस देश में डेमोक्रेसी है मीन्स वहाँ पे माल न्यूट्रिशन कमी आएगी, वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को काम करने में सहायता होगी। लोगों को जो हंगर की जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो UN का जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। अभी हमने तो देख ही लिया है कि यूनाइटेड नेशंस की जो स्वायत्ता है या फिर जो उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो किस तरह से लूज़ हुआ है आफ्टर कोविड-19। तो इनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशंस पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि जो ग्रीन इकॉनमी है उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ मिला है। बहुत अच्छी बात है कि एक तरह से पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो जो भूखमरी की समस्या है, दुनिया में जो संघर्ष चल रहे हैं उसकी ओर आकृष्ट करने का कार्य किया गया है। पर साथ ही साथ बहुत सारी चैलेंजेस है जिसको हमको सॉल्यूशन ढूंढना होगा ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2 बाय द ईयर 2030 उसको हम पूरा कर सके, दैट इज़ ज़ीरो हंगर। तो फ्रेंड्स दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।